हाय एवरीवन, वेलकम टू ई सार्थक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। इसमें देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, क्या होता है और अर्थव्यवस्था में मेन हम लोग पढ़ते क्या है। और खास करके इसमें जो पढ़ेंगे, अभी जो आज स्टार्ट करें, उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग परिचय से, ठीक है। परिचय में देखेंगे कि ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसका नाम ही है परिचय। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम परिचय है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है, ठीक है। तो डिफिनेशन बहुत सारे अर्थशास्त्री अपने अपने हिसाब से दिए हैं और आप वो डिफिनेशन जानेंगे भी, सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। लेकिन हम लोग को समझना ये है कि एक्चुअली में जैसे हम लोग का आसान भाषा में एक आम आदमी, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान नहीं है, वो अर्थशास्त्र को कैसे समझेगा। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा दुनिया में जो संसाधन है सीमित है, पूरा वर्ल्ड में रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हम लोग की इच्छा असीमित है। तो सीमित संसाधन के माध्यम से हम अपनी असीमित इच्छा, जो अनलिमिटेड, जो मेरा वांट्स है, उसको कैसे फुलफ़िल करें। फाइनली हम इकोनॉमिक्स में इसी चीज़ को पढ़ते हैं। अब जब हम अपनी संतुष्टि को पूरा करते हैं संसाधन के माध्यम से, तो जो संसाधन है उससे हम किसी न किसी वस्तु का निर्माण करते होंगे, उत्पादन करते होंगे। तो इकोनॉमिक्स में ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि वस्तु का निर्माण कैसे करते हैं, उसका वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, किसी भी वस्तु का हम लोग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। अब इसी में आपका बहुत सारा चीज़ पढ़ना होगा। जैसे कि हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें कैसे उसका प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम कैसे उसमें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। और जो वस्तु का निर्माता है, उद्योगपति है, वो अपना प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक है। और वहीं पे कंज्यूमर है, अगर कोई उपभोक्ता है, तो उसका जो आय है उससे कम आय खर्च करके, मतलब कम से कम अपना पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। कहीं न कहीं ये चारों, ये जो हम जितना बिंदु बोल रहे हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, इसी के चारों ओर पूरा इकोनॉमिक्स घूमता है। आप कितना ही थ्योरी देखेंगे, बड़े-बड़े इकोनॉमिक्स का देखेंगे, उसमें आप यही सब सारा चीज़ को देखेंगे कि प्रोडक्शन थ्योरी ऐसे है, कंज्यूमर बिहेवियर ऐसे है। तो कहीं न कहीं हम किसी न या तो किसी उपभोक्ता के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी कंज्यूमर के बारे में, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है ना? उसके आय के बदलने के अनुसार उसका इनकम में जब चेंज होता है तो कैसा उसका बिहेवियर चेंज होता है, कौन-सा गुड्स से किस गुड्स में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। या फिर हम देखेंगे कि अगर कोई मतलब उत्पादन करता है, जो वस्तु का उत्पादन करता है, किसी वस्तु का निर्माण करता है, उसका कैसे मार्केट के डिमांड के अनुसार, लोगों की मांग के अनुसार वो अपना कैसे प्रोडक्शन का जो तरीका है उसमें कैसे बदलाव करता है, या फिर वस्तु का जो प्रकृति उसमें कैसे बदलाव करता है। पूरा इकोनॉमिक्स में इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, आप किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उसमें आप उत्पादन के कारक में जो आप लेबर हैं, ठीक है, वो भी चाहिए आपको। तो फिर वही लेबर को आपको कितना चाहिए, उसी से आप एम्प्लॉयमेंट को पढ़ लेंगे। लेबर आखिर जब आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इसी में एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप अगर मार्केट में किसी वस्तु का डिमांड कम हो गया या फिर ओवरऑल सब चीज़ का डिमांड कम हो गया, तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप कहीं न कहीं पूरा इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ते हैं तो वस्तु का उत्पादन, वस्तु का वितरण, उपभोक्ता का जो रुचि है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में यही सब सारा चीज़ पढ़ना है। किसी वस्तु को बनाते हैं तो कम लागत कैसे आएगा, कम से कम जो विक्रेता है या जो उत्पादन करता है ना? उत्पादन करता है, विक्रेता नहीं, उत्पादन करता है, वो वस्तु का जो निर्माण करता है, ठीक है? वो चाहेगा कि कम से कम कॉस्टिंग में उसका वस्तु बन जाए। वहीं पे जो उपभोक्ता है, अच्छा सॉरी, कम से कम कॉस्टिंग में बने, कम से कम खर्च में बने और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पे बिके, मतलब उसका प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। ज़्यादा मूल्य पे बेचने से उत्पादनकर्ता का प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा, लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे एक उपभोक्ता है, कंज़्यूमर, वो क्या चाहता है कि कम से कम लागत पे उसको वस्तु मिले, ठीक है? तो उसको प्रॉफ़िट होगा। उसका आय का कम से कम भाग किसी वस्तु के
खरीदने में या किसी वस्तु को उपयोग करने में, उपभोग करने में उसका आय का कम से कम भाग का उपभोग हो, खर्च हो आय का, तो वहाँ पे उसका प्रॉफिट होता है। सब एक दूसरे से ऊपर नीचे गोल गोल घूमना, मतलब घूमते रहता है। उत्पादन है तो वितरण है तो उपभोक्ता है। इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या है नहीं है और भी अलग अलग पॉइंट है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद बाकी पूरा सीरियल से इसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आएगा और जितना सारा चीज़ अभी हम डिस्कस किए वो सारा चीज़ हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो आप डेफिनेशन के तौर पे आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि सीमित संसाधनों में असीमित इच्छा, लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्स है उससे अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे फुलफिल करें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेन यही देखेंगे। और इसी में जो सीमित संसाधन है, लड़ाई इसी का है। संसाधन अगर असीमित हो जाता तो फिर इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में ये भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है कि जो संसाधन सीमित है उतना ही में जितने भी सारे लोग हैं उनकी इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति किया जा सके, उनके वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, जो उनको ज़रूरत है उनको फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है, यही मामला है। अगर संसाधन असीमित हो जाए तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फिर क्यों पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जब जिसको जो चाहिए मिल जा रहा है, फिर काहे का कॉस्टिंग, काहे का प्राइस डिटर्मिनेशन, काहे का कंज्यूमर बिहेवियर। सिंपल सी बात है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये, और डिफिनेशन बाकी अलग अलग अर्थशास्त्री अपने अनुसार से अर्थशास्त्र का अलग अलग डिफिनेशन भी दिए हैं, वो जब ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे। और दूसरे एक और बुक है उसको स्टार्ट करेंगे तो एडम स्मिथ ये सब सारा कुछ आएगा इस चैप्टर में, इस बुक में, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं पे है, जैसे आप देखिए ये जो है स्कार्सिटी एंड चॉइस, कमी और चयन। ठीक है, आपके पास जैसे मान के चलिए कि चयन का नौबत कब आता है, आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कब करते हैं, जब आपके पास संसाधन सीमित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मानिए आपके पास 50 रुपया है। ठीक है, 50 रुपया में आपको या तो पढ़ने लिखने का सामान लेना है, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, बस एक आप सपोज करेंगे, या तो पढ़ने लिखने का कोई सामान लेना है, कॉपी हो गया, कलम हो गया, या तो आपको नाश्ता करना है। तो यहाँ पे आपके पास चयन का समस्या आएगा कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भूख ज़ोर से लगा है तो पहले आप खाने का सामान लेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि भूख हम बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख उतना ज़ोर का भी नहीं है, हम घर जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन कॉपी कलम लेना ज़रूरी है, सामने एग्ज़ाम है। तो चयन का समस्या कहाँ आया, जब संसाधन सीमित है, संसाधन का कमी है, तो चयन का समस्या आता है। आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो आप नाश्ता भी कर लेते और अपना जो ज़रूरत का सामान है उसको भी ले लेते। तो चयन का समस्या आता ही वहीं पे है जहाँ पे संसाधन सीमित होता है। ठीक है, ये संसाधन की कमी होती है, स्कार्सिटी होती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद आता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, जो चीज़ अभी हम पहले भी बोले, किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्याएं, अलग अलग देश के अर्थव्यवस्था में, उसी तरीके से आपका ये भारत का अर्थव्यवस्था में भी 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। 3, पहला है कि उत्पादन क्या करे, उत्पादन कैसे करें और उत्पादन किसके लिए करें। ठीक है, जैसे उत्पादन क्या करें, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में जिस चीज़ का मांग होगा उसी का उत्पादन करेंगे, जो ज़रूरत होगा। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था में मांग किसी और चीज़ का है और आप अगर वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन करेंगे, इससे बहुत नुकसान है। पहला कि जिसका मांग है उसका मांग का पूर्ति होगा नहीं, दूसरा कि संसाधन का दुरुपयोग हो जाएगा, संसाधन की बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा एक टाइप का मांग नहीं होता है, मांग के अनुसार उत्पादन की प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप कि देश में अकाल आ गया है, भूखमरी है, तो आदमी किस चीज़ का उत्पादन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करेगा। देश में खाद्यान्न बहुत अच्छा से है, सबका अपना फुलफिल हो रहा है, पता चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई का सामान में कमी हो रहा है, कॉपी कलम, तो उसका उत्पादन करेगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब सिंपल साधारण भाषा में समझने के लिए कि उत्पादन क्या करना है, जो अर्थव्यवस्था में जिस चीज़ का मांग होगा वो उत्पादन करना है, जिससे अर्थव्यवस्था का कल्याण, समाज का कल्याण होगा, उसका उत्पादन करना है।
अब जैसे कि आप समय के अनुसार ले लीजिए, तो ठंडा के मौसम में आप जैकेट और ये गर्म कपड़ा बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे, उसका उत्पादन नहीं करेंगे क्योंकि उसका मांग नहीं है। ठंडा के मौसम में बनाएंगे, ठंडा के मौसम में गर्म कपड़ा और जैकेट बनाएंगे क्योंकि उसका ठंडा के मौसम में मांग होता है। गर्मी के मौसम में वो नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि उसका मांग नहीं है। तो उत्पादन क्या करना है, जो मार्केट का डिमांड होता है उसके अनुसार से हम लोग उत्पादन करते हैं। दूसरा है आपका समस्या कि उत्पादन कैसे करना है। कैसे मतलब कि आप उत्पादन की किस विधि का प्रयोग करें कि कम से कम, जितना पॉसिबल हो, कम से कम संसाधन उसमें खर्च हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपयोगिता हो। ऐसा नहीं कि आप एक छोटा सा कोई सामान का उत्पादन कर रहे हैं और संसाधन बहुत खर्च कर रहे हैं। तो उत्पादन कैसे किया जाए में हम मुख्यतः टेक्निक पे हम लोग बात करते हैं। किस तरीके से हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करेंगे कि कम से कम संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे कैसे उत्पादन करते हैं, उसमें मतलब ये जानना था। अब किसके लिए उत्पादन करना है। अब देश का स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम लोग वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में छोटे छोटे बच्चों की संख्या बहुत है, न्यू बॉर्न बेबी, तो वहाँ पे उसी के लिए हम वस्तु बनाएंगे। किसी देश में युवा लोगों की संख्या बहुत है, तो उस अर्थव्यवस्था में जो युवा लोग जिस वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं उसका मांग ज़्यादा होगा, तो वैसे वस्तुओं को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। या फिर किसी देश में वृद्धों की संख्या अधिक है तो उसके अनुसार से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए तीनों भी हो सकता है लेकिन अलग अलग रेशियो में होता है, तो तीनों का उत्पादन करेंगे अलग अलग टाइप का। आप जानते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं ज़्यादातर वो फैशन की चीज़ पे बहुत ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देते। अब जिस देश में वृद्धों की संख्या अधिक है उसमें फैशन का ज़्यादा वस्तु नहीं बनेगा, जितना ज़रूरत है उतना बनेगा। तो किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है, ये होता है। अब इसमें आप ये भी है कि वहाँ के लोगों के लिए उत्पादन करें। अरे भैया, तो लोगों के लिए उत्पादन करें तो सब लोग सब कुछ नहीं ना चाहेगा। अब जैसे मान लीजिए आप भारत को लीजिए, तो भारत अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मध्यम वर्गीय फैमिली, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ पे शोरूम खोल देंगे महंगा महंगा कार का और बहुत सारा कार का उत्पादन करेंगे, तो आपका कार नहीं ना मार्केट में चल पाएगा, सब लोग नहीं ना खरीद पाएंगे। तो आप जो लोगों का डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, तो उसके लिए ना उत्पादन करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार है तो मोटरसाइकिल या फिर सिंपल सा कोई कार वो लेंगे, तो वही उसी वस्तु या सेवा का आप उत्पादन करेंगे, ठीक है। उसमें यही इस चीज़ को देखना है। आगे हम लोग चलते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना। सीमांत उत्पादन संभावना, इसमें हम लोग क्या देखते हैं सीमांत उत्पादन संभावना में। जैसे देखिए, संसाधन हर जगह पे आपका केंद्र में रहेगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास सीमित संसाधन है, उससे दो वस्तु का उत्पादन करना है, तो आप एक फिक्स रेशियो में दोनों वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप एक वस्तु की उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरा को घटाना होगा, अगर दूसरा की मात्रा बढ़ाते हैं तो फिर पहला वाला को घटाना होगा। जैसे इसको आप दूसरे तरीक़ा से भी समझ सकते हैं कि आपके पास लिमिटेड पैसा है, जो शुरू में हम एग्जाम्पल लेके आपको बताए थे, तो आपको उससे केला भी खरीदना है, सेब भी खरीदना है, पैसा सीमित है। अगर आप केला की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो सेब आपको कम खरीदना होगा, सेब ज़्यादा खरीदेंगे तो केला का मात्रा को कम करना होगा। तो यही है सीमांत उत्पादन संभावना। इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे बुक में यही वर्ड दिया हुआ था तो हम इसको वहाँ से लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे अब चलते हैं। जैसे ये आपका एक मैप है, इससे आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, संभावना ए है, यहाँ पे संभावना का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 5 संभावना है, 1 2 3 4 5। अनाज है और कपास है। जैसे आप अगर कपास का 10 इकाई का उत्पादन करते हैं तो अनाज आपका 0 हो गया। मतलब सीमित संसाधन है। जैसे आप ज़मीन को ही मान लीजिए, भूमि को ही मान लीजिए, आपके पास सीमित भूमि है, तो अगर कपास का आप उत्पादन करते हैं 10 यूनिट का, केजी वेजी नहीं है,
ठीक है, आप यूनिट समझ लीजिए, केजी भी समझ सकते हैं, लेकिन यूनिट में है कि आपका कोई भी यूनिट हो सकता है। तो आपका अनाज 0, कपास का आप 1 इकाई को कम करते तो 1 आपको अनाज मिलेगा। मतलब अगर आप अनाज का 1 इकाई को उगाना चाहते हैं, या अनाज का 1 इकाई को उगाना चाहते हैं, तो आपको कपास का 1 इकाई कम करना होगा। मतलब 1 पाने के लिए 1 आपको छोड़ना होगा। यहीं पे देखिए, अगर अनाज का आपको 2 इकाई चाहिए तो कपास का 2 कम करना होगा, 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 कम करना होगा, और आपको 4 चाहिए तो ये पूरा आपको हटा देना होगा। यही हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, इसको हम लोग इसके आगे भी देखेंगे अवसर लागत, कि एक को आपको पाने के लिए दूसरा छोड़ना होगा। ठीक है, ये आपका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको अभी दिख नहीं रहा होगा पूरा, हम साइड हो जाते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अब ये अवसर लागत है। अवसर लागत में भी आपको वही पढ़ना है जो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े, उसी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समय को भी एक संसाधन के रूप में लेके देख सकते हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। आपके पास 24 घंटा लिमिटेड है, उसमें से सोने वोने का सब छोड़ देंगे तो आपके पास मान के चलिए कि नेट टाइम जो है बचता है 10 घंटा। अब 10 घंटा में आप चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टा फेसबुक चला सकते हैं। चलाना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, मोबाइल में आप अपना समय दे सकते हैं। आप अगर मोबाइल में ज़्यादा समय देंगे तो आपका पढ़ाई का समय मोबाइल में जाएगा। आप मोबाइल में अगर कम समय देंगे तो आप पढ़ाई अपना अच्छे से करेंगे। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। आप एक चीज़ को अगर आप पाते हैं तो आपको दूसरा खोना होगा। लागत मतलब एक अवसर चाहिए तो दूसरा अवसर आपको उसके लागत में देना होगा। ठीक है, वही हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके पहले जो हम लोग चर्चा की उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि एक वस्तु को पाने के लिए दूसरा खोना पड़ रहा है, तो यही अवसर लागत आपका वो। आगे चलते हैं। अब देखिए, अर्थव्यवस्था का प्रकार, अलग अलग प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है। ये बहुत सिंपल है, इकोनॉमी का टाइप्स। सिंपल तो पूरा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जैसे कि बाजार अर्थव्यवस्था, ये मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी ये क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में होता ये है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन और वितरण, मतलब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे बाजार का कंट्रोल होता है। मतलब मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड है, जिस वस्तु का डिमांड है, उसका प्रोडक्शन होगा। इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसी को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जैसे आप इसके एग्जांपल में अमेरिका को ले सकते हैं। अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा आता है केंद्रीकृत और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसको आप समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद से भी आप जान सकते हैं। समाजवाद अर्थव्यवस्था, जो भारत का अर्थव्यवस्था था प्रारंभ में, अभी भी समाजवाद की ओर भारत का झुकाव ज़्यादा है। लेकिन इसके मतलब पहले समझ लेते हैं कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था में, है ना, या समाजवाद अर्थव्यवस्था होता क्या है? वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है उस पे सरकार का नियंत्रण होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ केंद्रीकृत, मतलब केंद्र, मतलब कोई सेंटर में होगा जो उसको कंट्रोल करता होगा। तो वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है उस पे सरकार का नियंत्रण होता है, उसको हम लोग केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल देखा जाए वर्तमान में, तो पहले आगे समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। एक आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें आपको ये मार्केट का भी गुण रहता है, मार्केट इकोनॉमी का या पूंजीवादी का गुण रहता है, और ये समाजवाद जो है या फिर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, दोनों मिला जुला पाया जाता है। जैसे अभी मिक्स्ड इकोनॉमी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भारत आपका है। भारत में दोनों गुण देखा जा रहा है अभी फ़िलहाल। भारत की इकोनॉमी जो है शुरू में समाजवादी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन वर्तमान में आप मिक्स्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। और धीरे धीरे
भारत में मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे अभी देखेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है। चलिए, अब ये दो आता है एक और, पॉजिटिव, सॉरी, इसमें आता है, देखिए एक और, पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ये थोड़ा सा समझना बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र, देखिए उधर इकोनॉमी बोल रहे थे, ये इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में डिफरेंस है, इसको आप सुन लीजिए। अर्थशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं, एक शास्त्र होता है, और जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये होता है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं इकोनॉमी में। तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, सकारात्मक अर्थशास्त्र है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, आदर्शक अर्थशास्त्र है। ठीक है, आदर्शवाद अर्थशास्त्र है। इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे देखिए, सकारात्मक अर्थशास्त्र वह है जो क्या है कुछ तथ्यों के आधार पर समझता है। मतलब हम आपको बता रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि जैसे आप कोई काम कर दिए तो क्या है, जैसे आप एक फ़ोन खरीदे, आपके पास पैसा था, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है। मतलब फ़ोन खरीद लिए भाई, आप अपना आय उस पर खर्च कर दिए, आप फ़ोन को चला रहे हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि आप फ़ोन चला रहे हैं, बस इसका उतना ही तक है। फैक्ट पे चर्चा करता है, ये तथ्य पे बात करता है, तथ्य पे, फैक्ट पे, कि क्या है, बस उसके अलावा उसमें कुछ अपने साइड से जोड़ना नहीं है। लेकिन वहीं पे जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसमें हम लोग देखेंगे कि अपना राय और मूल्य के आधार पर बताता है, अब जजमेंट होता है इसमें। जैसे आप फ़ोन खरीदे, आप फ़ोन को चला रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, बाकी यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे बाद में, जब आप और डीप में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो अभी एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से आप बड़ा से बड़ा टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेकिन सिंपल होना चाहिए। आपका जो आदर्शक अर्थशास्त्र है, उसमें यह बताता है, जैसे आपका फ़ोन के एग्जाम्पल हम लिए, तो फ़ोन में हम क्या देखें कि आप फ़ोन लिए, फ़ोन चला रहे हैं, बस ये तथ्य अगर हम कलेक्ट किए हैं वहाँ से, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन नॉर्मेटिव में हम उस पर अपना जजमेंट देंगे कि नहीं, फ़ोन चलाना चाहिए, फ़ोन पे ज़्यादा समय दे रहा है, फ़ोन न लेके कुछ चीज़ और ले सकता था, ऐसा हम एग्जाम्पल देंगे। फ़ोन में क्या चलाया, फ़ोन में देखे गेम खेल रहा था, गेम नहीं खेल के तुम ये चीज़ कर सकता था, आप ये चीज़ कर सकते थे। ये सब जहाँ पे हम लोग तर्क वितर्क और अपना जजमेंट देना स्टार्ट किए, वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा। बहुत सिंपल है। चलिए आगे। अब अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं, शाखाएं मतलब ब्रांच, इकोनॉमिक्स का ब्रांच, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। आप इस चैप्टर में भी फर्स्ट चैप्टर, सॉरी इस बुक में भी फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे थे, इसमें भी आपको ब्रांच आ रहा है। आप समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपका आएगा ब्रांच, समष्टि, व्यष्टि, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, तो वो भी देख लेते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और ये माइक्रो है, इसको समष्टि बोलते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, ये माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, इस इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट पे चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में जानेंगे। जैसे एक किसी इंसान के बारे में अगर देखते हैं कि एक इंसान का क्या डिमांड है, क्या बिहेवियर है, या कोई एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है, वो कैसे वस्तु का उत्पादन कर रहा है,
वो कैसे वस्तु का मूल्य निर्धारित कर रहा है, वो कैसे वस्तु का मतलब और भी कुछ कर रहा है, मतलब सिंगल यूनिट पे, इंडिविजुअल पे, तो हम उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। जैसे एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति का, एक उपभोक्ता का बिहेवियर कैसे बदलता है, उसका मांग कैसे चेंज होता है, अगर उसका आय में चेंज करते हैं तो उसका क्या चेंज होता है। तो हम लोग वो सब छोटा-छोटा यूनिट पे, इंडिविजुअल यूनिट पे जब हम लोग देखेंगे, तो ये सब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, इंडिविजुअल यूनिट पे। लेकिन वहीं पे हम लोग ओवरऑल अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, पूरा इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। ये जो बुक आपका है स्टार्ट हो रहा है, ये व्यष्टि है। ये जितना भी जो इंडिविजुअल यूनिट है, आप इस बुक में जितना भी पढ़ेंगे वो सब इंडिविजुअल यूनिट पे पढ़ेंगे। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस डिटर्मिनेशन, एक 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 इंडस्ट्री, एक उद्योगपति जो है, मतलब एक सिंगल इंडस्ट्री उद्योग कैसे अपना प्राइस को डिटरमाइन करता है, एक सिंगल जो कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, उसका कैसे रुचि बदलता है, ये सब सारा चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग, मतलब इंडिविजुअल यूनिट पे। और इसमें आप देखेंगे जाएंगे तो नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, पूरा देश का रोजगार कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब देखेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।